नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं सभी लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। विश्व में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से सुन रहे एवं देख रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में आने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया देश के लोगों के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, हाल ही में आपका DSSB द्वारा, यानी इंडिया देश की राजधानी, इंडिया देश की कैपिटल, NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा यहाँ पर MTS की रिक्रूटमेंट होनी है। MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ, मतलब वो स्टाफ, वो लोग जो रिक्रूटमेंट लेकर, जॉब लेकर एक से ज़्यादा टास्क करेंगे, एक से ज़्यादा काम करेंगे, जिनको बोला जाएगा MTS, जो कि गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारी विभाग होंगे पूरे दिल्ली जगह पर। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग 500 से भी ज़्यादा वैकेंसियों पर ये रिक्रूटमेंट होगी। एक बार लोगों को संख्या क्लियर करेंगे। यहाँ पर वैकेंसी संख्या है 567। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट वीडियो होगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए, पूरे इंडिया देश, भारत देश के सभी लोग, चाहे वो हरियाणा से हो, मेघालय से हो, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, या फिर दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, या फिर पुडुचेरी, या फिर कोई सी भी यूटी और स्टेट, पूरे इंडिया देश के सभी लोग इस वैकेंसियों पर फॉर्म भर सकते हैं। 567 वैकेंसीज टोटल आई हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा। ठीक है, मतलब इसी जगह की गवर्नमेंट जो है इन्हीं जगहों पर रिक्रूटमेंट करेगी, जिसमें MTS को रिक्रूट करके इतनी वैकेंसी उनको देनी है। ये वैकेंसी वैकेंट है डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा, जिस पे रिक्रूटमेंट करनी है। तो जिन भी लोगों को ये वैकेंसियाँ चाहिए हो वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट 8 तारीख दूसरे महीने की लेकर 8 तारीख तीसरे महीने, यानी कि फरवरी 8 से लेकर मार्च 8 तक सभी लोग जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ से भरना होगा? जो भी आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हो, इन्हीं का एक ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट का पोर्टल है, जिस पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं आपको 8 तारीख को दे दूंगा, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे फॉर्म भरा जाना है। वैकेंसीज MTS की हैं, यानी कि ऐसा पोस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद उस पोस्ट पर जो काम करेगा उसका टास्क एक से ज़्यादा होंगे, मतलब एक से ज़्यादा कुछ काम उससे कराए जाएंगे। जैसा कि पोस्टों का नाम भी है मल्टी टास्किंग स्टाफ, MTS। अब ये पोस्टें डायरेक्ट गवर्नमेंट्स में भी जा सकती हैं, लोकल बॉडीज़ में भी, और ऑटोनोमस संस्थानों में भी ये वैकेंसियाँ जा सकती हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा आप लोगों को। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आउट हो गया है डिटेल्ड में कि भाई कितनी वैकेंसी इस बार है। पोस्ट वाइज जो आपकी वैकेंसी दी है वो कैटेगरी वाइज कितनी है, SC ST OBC NCL और नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर की वैकेंसीज की बात करें, या फिर हम EWS की बात करें, अपने जनरल कैंडिडेट्स जितने भी भाई बहन हैं उनकी बात कर लें, तो उन लोगों के लिए कितनी वैकेंसी है वो हम बात करेंगे। ये 2024 का तीसरा रिक्रूटमेंट कर रहा है DSSB, क्योंकि इससे पहले वो TGT वैकेंसी दे चुका है और उससे पहले वो कोर्ट के लिए वैकेंसी दे चुका है, जिसके अंदर वो JJA और JPA जैसे पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों को कोर्ट के अंदर असिस्टेंट का वैकेंसी चाहिए हो, जल्द से जाकर फॉर्म भर लो। 2 से 3 दिन ही है आपके पास। ठीक है, फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो। उनकी सैलरी अच्छी है, वो पोस्टें अच्छी हैं दिल्ली जगह पर। कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को जितने भी जिला स्तर पे कोर्ट हैं और जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं दिल्ली जगह पर, उसके अंदर वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। 900 से ज़्यादा उन्होंने उस वैकेंसी उधर दी हैं उस नोटिफिकेशन में। 900 से 1000 के बीच के करीब कोई नंबर है, उतनी वैकेंसी वहाँ पर रिक्रूट हो रही है। बात करें दोस्तों फॉर्म फिलअप की, तो रजिस्ट्रेशन का मैंने प्रोसेस दे दिया है। फॉर्म फिलअप का मैं जैसे ही इसका एक्टिव हो जाएगा मैं दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको
इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी क्या मिलेगा, क्या काम करना हो सकता है आप लोगों को, और एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी, नेगेटिव मार्किंग कितने परसेंटेज में होगी, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन से आएगा या फिर डायरेक्ट जो आपके मार्क्स आते हैं वैसा आएगा। ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये कह लो कि मैं एक एक चीज़ इस नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर करूँगा। फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक के सारे प्रोसेस को इस वीडियो में क्लियर करा जाएगा। मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग दिल्ली के बाहर कहीं से भी हो तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं। ऑल इंडिया बोलने का मतलब यही है, पूरे इंडिया देश का हर एक कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इंडिया के बाहर वाले लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। टीजीटी वाले नोटिफिकेशन वीडियो जरूर देख लेना। टीजीटी वाला मैंने दे दिया है। टीजीटी वाले अभी कुछ लोग कह रहे हैं टीजीटी वीडियो चाहिए उनको, तो टीजीटी आपको मिल चुका है, आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। बात करें दोस्तों इस नोटिफिकेशन की, और अप्लाई लिंक और आपका वेबसाइट, ये सारे लिंक वीडियो के सही नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, ये दिल्ली जगह पर रिक्रूटमेंट्स होंगी। अन्य राज्य वाले वैकेंसियां ले सकते हैं इधर आके, उसमें कोई संकोच नहीं है। और रिजर्वेशंस आपके लिए रहेंगे। आप अगर अन्य राज्य के रिजर्व्ड हो तो आप लोगों को रिजर्वेशंस रहेंगे। हालांकि इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्वेशंस में कुछ बातें कही हैं, जिसमें इन्होंने एक ईयर, एक साल के एक महीने और एक तारीख को फिक्स कर दिया कि उसके पहले वाले ओबीसी एनसीएल अगर हैं तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। उसके मतलब उसके पहले वाले भर लेंगे, उसके बाद वाले नहीं भरेंगे। इस तरीके का कुछ एक क्राइटेरिया दिया है, वो आप लोग रीड कर सकते हो, नोटिफिकेशन में दिया गया है। वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखेगा, DSSB के वेबसाइट पर आना होगा। इसमें आप लोगों को इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर 13 जनवरी क्या तीसरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखेगा, ये वाला। इसी को हम डिस्कस करेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, MTS होगा ये। तो इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास पहले वैकेंसियाँ बताता चलूँ। देखिए वैकेंसी जो है वो इस तरीके से है। ये वैकेंसी वाला नोटिस हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, फिर भी मैं बता दूं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा इन पोस्टों के लिए, कंबाइंड एग्ज़ाम, मतलब कि ये पोस्टें एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से कंबाइंड एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आप 8 फरवरी से 8 मार्च तक भर लो ऑनलाइन में। DSSB इन्वाइट कर रहा है एप्लीकेशंस एलिजिबल जितने भी लोग हैं उनसे रिक्रूट करने के लिए MTS को। पोस्ट कोड इनका 812 है, ठीक है भाई। 812 मतलब जो भी लोग इस वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे, वो जब अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको एक कोड चूज करना होगा, जो कि 812 वहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। ये सरकारी विभागों में भी हो सकता है ये वैकेंसी, ऑटोनोमस बॉडीज में हो सकता है, और लोकल बॉडीज में भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम इसमें। देखिए मैं आपको आपको बता दूं, इन लोगों को जो लोग रिक्रूट करने हैं इनको MTS चाहिए महिला और बाल विकास विभाग में। महिला एवं बाल विकास विकास ये देखोगे आप, डेवलपमेंट यानी विकास हो जाता है, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग रहेगा। तो उसके अंदर इनको चाहिए, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 194 लोग रिक्रूट करने हैं, जिसमें से UR से 87, OBC यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर होगा 64, SC ST, और इस तरीके से आप लोगों को डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के वैकेंसीज रीड करने होंगे। सोशल वेलफेयर, सामाजिक तौर पर एक अच्छे लोगों के लिए, मतलब वेलफेयर मतलब अच्छे के लिए सोचना सामाजिक तौर पर, उसके लिए MTS रिक्रूट करने हैं 99। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 लोग रिक्रूट करने हैं इनको। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में यानी कि PAO को इनको 64 रिक्रूट करने हैं। जो PAO में इनको MTS रिक्रूट करना है। MTS इनको 32 रिक्रूट करने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में, ठीक है। फिर इनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंदर इनको MTS रिक्रूट करने हैं 16। दिल्ली, अब देखिए DSSB खुद भी 13 लोगों को MTS के लिए रिक्रूट करेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर 13 लोग, प्लानिंग के अंदर भी आप देखोगे 13 लोग, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग में आप 12 लोग, लैंड एंड बिल्डिंग में 7। इस तरीके से आप लोग सारी वैकेंसियों को देखते हो तो MTS के लिए कई अलग अलग विभाग हैं, जिनके अंदर टोटल रिक्रूटमेंट 500
67 रहेगी, यानी 567 लोग रिक्रूट होंगे। ये सिर्फ दिल्ली जगह पर ही जॉब करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी ये सारी जॉबें। आपको बताता चलूँ 8 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर लेना ऑनलाइन में, किसी को भी ऑफलाइन में फॉर्म भरना नहीं है। एग्ज़ाम होगा इसके लिए, और वो एग्ज़ाम कब होगा वो जल्द ही आपको पता लग जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा, तो वो हम जल्द ही बता देंगे। आप मान सकते हो इसका एग्ज़ाम अप्रैल या मई मंथ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मार्च में फॉर्म रहेंगे, यानी मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूँ अप्रैल मई के अंदर आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर मान के चले वो बाय पोस्ट अप्लाई करने जा रहा है, बाय हैंड या कोई मेल कर दे रहा है, तो ऐसे में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, एक वेबसाइट लिंक है DSSBonline.nic, इस पर आप लोगों को फॉर्म भरना है। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हो फॉर्म भरने, ना ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा, और वो एक तरीके से आप ये मान लो रिजेक्शन के तरीकों में जाएगा, मतलब कि वो फॉर्म माना ही नहीं जाएगा, ये आप मान सकते हो। ये यहाँ के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है DSSB में, उनके द्वारा ये नोटिस आया है, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ डालूंगा डायरेक्ट ये वाली बातों को, जो कि है यहाँ पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन की, जिसके अंदर एक एक पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसियाँ भी क्लियर करूँगा, और एक एक पोस्ट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। देखिए DSSS भी इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आप वही सब देख रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे चले। देखिए वैकेंसीज की संख्या वही है, आप लोग इस वाले टेबल को सेम समझ सकते हो कि वही वाली चीज़ें जो आप पिछले नोटिस में देख रहे थे, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। देखिए वैकेंसीज की संख्या वही है। देखिए अपने जितने भी UR वाले भाई बहन हैं उनकी वैकेंसी ज़्यादा ही होती है टोटल में से, क्योंकि वो बिना रिजर्वेशंस वाले होते हैं। उसके बाद OBC का रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, उसके बाद SC ST और इस तरीके से होता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर कुछ परसेंटेज में फ़र्क आ रहा है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस में। हालांकि ऑल इंडिया रिजर्वेशंस इस तरीके से है कि UR के बाद OBC 27% के करीब जो भी आपका है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आप एक बार रीड कर सकते हो। मैं आपको बताता चलूँ, कैंडिडेट अप्लाई करेगा इस डेट से पहले ही, एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए, ये तो आपने समझ ही लिया। आज जो नोटिफिकेशन आपका डिटेल्ड में आया है, जिसके अंदर बोला गया है कि एक एक पोस्ट वाइज, जैसे आप लोग अगर डिपार्टमेंट महिलाओं के और चाइल्ड डेवलपमेंट में, मतलब आप लोग अगर महिला और बाल विकास विभाग में जाओगे, तो आप लोगों की MTS रिक्रूटमेंट 2020 के जुलाई के 28 तारीख से खाली रखी हुई है वैकेंसी 194। अब आप कहोगे यार 20 से खाली हैं ये वैकेंसियाँ, ठीक है, तो ये अब क्यों फिल कर रहे हैं? ये डेटा 2020 का है, मतलब अभी भी बहुत सारी वैकेंसी इसमें खाली हो गई होंगी 24 तक। 4 साल पीछे का डेटा आप देखोगे तो 2020 में ये इस दिन जुलाई के मंथ में इतनी वैकेंसी खाली थी, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में डाली गई है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, कुछ वैकेंसी 20, कुछ 21, कुछ 22 में खाली हुई होंगी। इसी वजह से ये सारी ईयर का डेटा उठाकर एक बार में डाला है रिक्रूट करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ 2020 के जुलाई में इनकी MTS वैकेंसी जो थी, महिला यानी कि वुमेन एंड बाल विकास जो आपका विभाग है, इसके अंदर इतनी वैकेंसी वैकेंट है, जिसके अंदर ये कैटेगरी वाइज तो बता ही रहे हैं। क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब अगर वो CBSE ICSE बोर्ड या फिर वो स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, या फिर कोई से भी इंडिया में किसी भी जगह का, किसी भी राज्य या UT के किसी भी बोर्ड द्वारा 10वीं पास है, तो वहाँ सभी लोग फॉर्म भरेंगे। एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में, मतलब आप लोग सिर्फ 10th पास होने चाहिए। सैलरी आप लोग मान सकते हो 20 से 25 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। मैं इस स्केल से बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप मान लो 20 से 25 हज़ार, मैं आपको कंफर्म करता हूँ इतने मिलेंगे ही। ग्रुप C में ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, मतलब ये एक ऑफिसर पोस्ट नहीं है, और नॉन मिनिस्ट्रियल है, मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी स्टैंप की जो आपकी कहीं वैलिड मानी जाए, ठीक है। गैजेटेड तो मतलब यही होता है, गैजेटेड पोस्ट का मतलब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ना ही ये गैजेटेड पोस्ट है, ना ही मिनिस्ट्री के अंदर कहीं पोस्ट आ रहा है, तो ना ही ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये एक सामान्य जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार है। एज लिमिट 18 से 27 एज है, मतलब जो भी 27 प्लस होंगे वो लोग फॉर्म तभी भरेंगे अगर वो लोग SC ST हैं, OBC NCL हैं, या फिर डिसेबल्ड है, या एक्स सर्विसमैन है, तभी, क्योंकि 27 एज एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए लास्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, जो आपका सामाजिक सुधार यानी कि सोशल वेलफेयर
विभाग जो है इसके अंदर ये लोग एमटीएस को रिक्रूट करेंगे। 99 लोग रिक्रूट करने हैं इनको। 2023 के मई में इनकी वैकेंसियाँ खाली हुई हैं, इतनी ही, सिर्फ 99 लोग की वैकेंसी इनकी खाली हुई है इस विभाग में। पूरे दिल्ली से इतनी ही वैकेंसी रिक्रूट होंगी। आप लोग एक बार एक बात बताता चलूँ, डिसेबल्ड वाले लोग देखते होंगे कि ए से लेकर डी तक उनकी डिसेबिलिटीज वाइज वैकेंसी लिखी है। मतलब अगर ये एक वैकेंसी यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैंडिडेट अगर अंधा है, ब्लाइंड है, या फिर लो विजन, उसको कम दिखता है, तो ऐसे लोग की एक वैकेंसी है। मान के चले कैंडिडेट डीफ है या हार्ड ऑफ हेयरिंग है, उसको सुनने में ज़्यादा दिक्कत है, तो उसकी कैटेगरी बी वाली वैकेंसी है। इस तरीके से तो डिसेबल्ड वाले भाई बहन अपनी वैकेंसियाँ समझ लें। आपके लिए भी सिर्फ 10वीं पास ही चाहिए इनको। मतलब एमटीएस की मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट आप देखोगे, सैलरी सबकी सेम है, एज भी सबकी सेम है, विभागों के नाम बदल जा रहे हैं और वैकेंसियों की संख्या कैटेगरी वाइज चेंज हो रही है। बाकी आप देखोगे 10वीं पास और सैलरी और एज में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सभी लोग यहाँ से वैकेंसियाँ रीड करें। मैं चलता हूँ LAS लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में, जहाँ पर 32 लोग रिक्रूट करने हैं, 10वीं पास रिक्रूट होंगे। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रोलर ऑफिसर के अंदर इनको रिक्रूट करने हैं 16 लोग, जिसमें ये लोग 10वीं पास को रिक्रूट करेंगे। सेम DSSS भी खुद के लिए भी एमटीएस लेगा तो सिर्फ 13 लोग रिक्रूट करेगा, जिसमें वो 10वीं पास को लेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सारी वैकेंसियों को यहाँ से समझ सकते हो। देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 10th पास रिक्रूट होंगे। मैट्रिकुलेशन मींस 10th पास होता है। देखिए किसी किसी पोस्ट पर ये ITI भी मांग लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 10th कर लिया है या फिर आपने ITI सर्टिफिकेट पास करा है, तो वो भी आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट में इनको 4 लोग चाहिए बस। तो इस तरीके से वैकेंसियों की संख्या रही, सिर्फ 10th पास चाहिए इन लोगों को और 20 से 25 हज़ार का सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट होगा, पूरे इंडिया में कहीं से भी वो बोर्ड कर लिया हो, या फिर बाहर से भी अगर वो कहीं से अपना बोर्ड पास करके आए 10th क्लास को पूरे विश्व में, तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन इंडिया का सिटीजन होगा, इस बात का वो ध्यान रखे। और 27 से बिलो उसका एज रहे, 18 से प्लस रहे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, ए कैटेगरी ए मतलब अंधे लोग या फिर कम लोग, जिनको कम दिखता है, ऐसे लोग कैटेगरी ए में आएंगे डिसेबिलिटी वाइज। कैटेगरी बी में हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जैसे लोग आएंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एब्रीविएशन बता दूं, बी मतलब ब्लाइंड है, LV मतलब कम दिखने वाला, डी मतलब डीफ, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। इसके अलावा 1 लैक बोथ आर्म अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड, OAL। और इसके अलावा आप सारी यहाँ पर चीज़ें रीड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इंडिया देश का सिटीजन होगा तो फॉर्म भर देगा। कैंडिडेट मस्ट भी एलिजिबल हो, एज वाइज भी एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन भी वो 10th पास हो, सारी चीज़ें जो मांगी जा रही हैं वो भी उसको फुलफिल करनी है। मतलब इंडिया देश से वो कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में कहीं से भी बैठा बैठा कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है ऑनलाइन। लेकिन इतना याद रखे कि वो इंडिया का नागरिक हो। जिनके पास नागरिकता नहीं है, पहले नागरिकता लो, उसके बाद वैकेंसियों पर इंडिया की पे आप लोग जा सकते हो। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए DSSS अपना एक रजिस्ट्रेशन कराता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के मदद से, जिसमें कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस डालता है, 10th का रोल नंबर और अपने मार्क्स की रिगार्डिंग 10th की डिटेल्स डालता है। उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो डायरेक्ट जाता है फॉर्म भरने की तरफ, जिसके अंदर उसको अपना फोटो साइन अपलोड करना है, क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चाहे वो 10th 12 जो भी उसकी पोस्ट के हिसाब से मांगे जा रहे हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है, अगर वो किसी रिजर्वेशन में है ऑल इंडिया में। ठीक है, उसके बाद वो जाकर फीस सबमिट करता है 100 रुपये की, जो इसमें चार्ज होती है। उसके बाद वो फॉर्म को जमा करके फॉर्म का प्रिंट लेता है। ये अप्लाई करने का प्रोसेस है, वही आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। ये सारी जानकारी यहाँ पर जो दी है वही दी है। 100 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप SC ST हो, डिसेबल्ड हो या रिजर्व्ड हो, तो आप लोगों को पैसा नहीं देना है एक भी। लेकिन महिलाएं जितनी हैं उनको भी नहीं देना, चाहे वो जनरल से ही क्यों ना हो, उनको नहीं देना। सिर्फ 100 रुपये जो यहाँ पर चार्ज होंगे वो एक पुरुष कैंडिडेट से चार्ज होंगे, और पुरुष में भी अगर वो अनरिजर्व्ड में है तो। ठीक है, महिलाओं से चार्ज नहीं होगा इसमें रुपया। ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एग्जामिनेशन स्कीम बता दूँ, यहाँ पर एग्जाम रहेगा 1 टीयर एग्जाम, Tier 1 जनरल फॉर द MTS एग्जाम।
एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार का जो जनरल रहेगा, जिसमें आपको देख लो आपका 2 घंटे का पेपर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स में देकर करा लिया जाएगा। एमसीक्यू रहेंगे, एक एक क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन सही होगा। गलत आंसर करने पर 0.25 यानी 1/4% ऑफ नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। सिलेबस इस तरीके से है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में, इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी सेम वही, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के भी सेम उतने ही। हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स में देते हैं, तो 200 नंबर का ये पेपर हो जाता है। क्वेश्चन जो आपका रहेगा पेपर्स में, जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में डाले जाएंगे। ये जो बोर्ड है इसके पास ये राइट है कि वो एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न में कोई चेंज कर सकता है अगर उनको लगता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, जो भी लोग कम से कम कट ऑफ क्लियर करते हैं जो इनके द्वारा डिसाइड करी गई, वही लोग इसमें पास माने जाएंगे, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई प्रोविजन ऑफ री एवेल्यूशन रीचेकिंग आंसर शीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें इन्होंने ये कहा है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर, गलत करते हो तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग में डाल देंगे। स्किल टेस्ट हो सकता है अगर ज़रूरत रही, हालांकि इसमें स्किल टेस्ट होगा नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूँ, लोग यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसियाँ भर देंगे फॉर्म भरते समय, लेकिन अब अभी आपको ऑप्शन ये देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोग को एमटीएस महिला बाल विकास विभाग में चाहिए, या फिर आप लोगों को DSSB के खुद के बोर्ड में चाहिए, या फिर आप लोगों को ऑडिट विभाग में चाहिए एमटीएस। आपका भी खुद का एक इंटरेस्ट होगा कि आप लोग एमटीएस बने तो इनमें से किसी इस विभाग में बने जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ लोग इस तरीके से भी चुनेंगे जिसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये आपसे एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लेते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कैंडिडेट द्वारा कि मुझे एमटीएस की वैकेंसी सबसे पहले चाहिए DSSB विभाग में, फिर चाहिए ऑडिट विभाग में, और उसके बाद मुझे चाहिए महिला बाल विकास विभाग में। और इस तरीके से वो अपनी प्रेफरेंस दे देता है, महिला पुरुष सभी लोग, ठीक है, कि फंड 1 2 3 इस तरीके से। तो ये चीज़ें लोगों के द्वारा एक टाइम मिलेगा जिस समय पे आप लोगों को प्रेफरेंस देनी होती है। मान के चलें आप लोग उस दिए गए समय पे अपनी प्रेफरेंस नहीं देते हो एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो ऐसे में DSSB यानी रिक्रूटमेंट बॉडी के पास ये राइट है कि वो आपको अपनी मर्जी से किसी भी विभाग को दे दे जो आपके लायक हो, आपके मार्क्स के बेस पर और क्वालिफिकेशन के बेस पर, ठीक है। तो DSSB खुद से दे सकता है, और जो वो देगा वो आप वैकेंसी या तो ले सकते हो या तो उसको छोड़ सकते हो, यही करना होगा, कोई चेंज नहीं कर सकते हो। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको वही पॉइंट दिखाता हूँ। ई डोजियर बेसिकली हो जाता है एग्जाम हो जाने के बाद हो जाती है ये चीज़, इन केस कैंडिडेट के वो अपनी प्रेफरेंस नहीं देता। इस केस में मान लें जो अलॉटमेंट रहेगा डिपार्टमेंट का वो मेड करा जाएगा बोर्ड द्वारा, DSSB द्वारा, जहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल पाया जा रहा है, ठीक है, उस पर उसको वो उस विभाग में उसको वो वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। मान के चले आप लोगों को जो वैकेंसी बोर्ड द्वारा मिली क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, तो फिर आप लोगों को वो वैकेंसी या तो ले लेनी है या फिर उसको छोड़ देना है, चेंजेस आप लोग नहीं कर सकते हो। और दूसरा, आप लोग जो प्रेफरेंस दोगे वो आपकी फाइनल मानी जाएंगी, तो सोच समझ कर अपनी प्रेफरेंस देना कि आपको कौन से विभाग में जाना है। हालांकि कैंडिडेट को करनी तो जॉब ही है, तो जॉब वो इस तरीके से भी देखिए कि जहाँ ये विभाग जहाँ जहाँ पर भी है दिल्ली में, वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं कैसी हैं उस हिसाब से भी वो देख सकता है। देखिए मोस्टली लोग 2-4 चीज़ें ही सोच के अपने विभागों को प्रेफरेंस देते हैं कि ये विभाग कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, जिससे कि मेरी वैकेंसी कहीं भी जाए तो मैं जाऊंगा तो वहाँ पर मेरे को क्या क्या सुविधा मिल सकती है एरिया में, ठीक है। तो कैंडिडेट यही सब सोचता है, या तो ये सोचता है कि विभाग कहाँ कहाँ पर है और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, पहली चीज़ वो ये सोचता है। दूसरा ये सोचता है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, किस विभाग में ज़्यादा, किस विभाग में लोग ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, कौन सा विभाग अच्छा है, यही सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं प्रेफरेंस देते हुए, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से सारी चीज़ें देख सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता दूं, यहाँ पर एक एग्ज़ाम जो हो रहा है ये टोटली कंप्यूटर पर होगा। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसी तरीके से वो लोग कंप्यूटर पर आपके साथ डिस्कस मतलब एक एग्ज़ाम ले लेंगे, मॉनिटर्स से आपको दे देंगे, एक कंप्यूटर्स की एक पर्सनल कंप्यूटर्स दे दिए जाएंगे जो सेंटर्स पर होते ही हैं। आपको पता ही है बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर जो है कंप्यूटर्स लाइन
लाइन से होते हैं, सभी लोग सेंटर पर एडमिट कार्ड वेरीफाई करा के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को वहाँ पर दे के आएंगे। ठीक है, मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आएंगे, आप लोगों को बस ऐसे टिक कर देना है। मेरे को पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही लग रहा है तो सी पर टिक करा, फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आ गया। इस तरीके से मैं करता गया और पूरा पेपर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। आंसर की ये लोग दे देंगे एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही, ये लोग आंसर की देंगे इस वेबसाइट पर, जिसमें आप लोग ये मैच कर पाओगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। कट ऑफ की बात कर लूँ तो 200 में से जो भी लोग 40% आप निकालोगे तो यानी ये हो जाता है 80 नंबर से ऊपर लाएंगे तो आप पास माने जाओगे। जो लोग ओबीसी दिल्ली के हैं वो लोग 35% यानी कि 70 से ऊपर नंबर लाएं। एससी एसटी और डिसेबल्ड जितने भी लोग हैं वो लोग 30% यानी 60 से ऊपर नंबर लाएं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 200 नंबर का है। ठीक है, ये ओबीसी दिल्ली लिखा है, आउटसाइडर दिल्ली को फिर 40% मार्क्स ही लाने होंगे। ठीक है, रिजर्वेशन की बात कर लूँ दोस्तों, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया बेस बात हो रही है, एससी एसटी और डिसेबिलिटी वाली भी ऑल इंडिया बात हो रही है। लेकिन ओबीसी दिल्ली जो यहाँ पर लिखा है यानी आउटसाइडर दिल्ली वालों को ओबीसी में रिजर्वेशंस नहीं है, अगर हैं तो उसके लिए इन्होंने एक कट ऑफ डेट दी है जिसके हिसाब से आप लोगों को मिलेंगे। मैं आपको भी बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ से रीड कर सकते हो। देखिए, रिजर्वेशंस बेनिफिट सभी को मिलेंगे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी रूल है इस चीज़ के, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशंस मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, मैं यही कह रहा था। अदर बैकवर्ड क्लास आउटसाइडर ऑफ दिल्ली की बात कर लूँ तो आप लोग एक जनरल, एक यूआर कैटेगरी वाले यानी एक जनरल कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म भर सकते हो यूआर कैटेगरी पे। ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया है, आप लोगों को मना नहीं है। आउटसाइड ओबीसी, आउटसाइड ऑफ दिल्ली ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, दो तरह के ओबीसी को बताया गया यहाँ पे। ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली वाले जो रहेंगे वो तो वैकेंसियों को ले ही लेंगे, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिनके पास भी है, दिल्ली के बाहर वाली किसी भी अथॉरिटी ने उसको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है और वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ओबीसी से अगर वो आता है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपका जो है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, बनाया गया होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग ले सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली वाले ओबीसी को रिजर्वेशंस भी तभी मिलेंगे जब उनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट इस दिन के पहले का है। तो ये कुछ कंडीशन है, आप लोग ध्यान से देख लें। आप लोगों के पास अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो आप एक जनरल के तौर पर इन वैकेंसियों को ले सकते हैं, चाहे वो दिल्ली से हो या बाहर से हो। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो बेनिफिट मिलेंगे ही। एससी एसटी में अपर एज 5 साल, ओबीसी में 3 साल, डिसेबल्ड वालों को 10 साल एक्स्ट्रा है। डिसेबल्ड अगर कोई कैंडिडेट है और अनुसूचित जाति जनजाति है पूरे इंडिया में कहीं से भी, तो 15 साल उसके अपर एज में जुड़ जाते हैं, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे रिजर्वेशंस ऑल इंडिया ही रखे गए हैं। इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, एक बार आप इसको रीड करें, आपके लिए अच्छा होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों के लिए, इसको भी एक बार रीड करें, ये भी आप लोगों के काम का रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे कपड़े पहन के जाने होते हैं, मतलब कोई से भी कपड़े पहन के जा सकते हैं क्या एग्जाम के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। एग्जाम के अगर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता तो डी, ये जो बोर्ड है रिक्रूटमेंट वाला, वो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन करेगा उसके रिगार्डिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जो है एक ऑफिस मेमो रैंडम है जिसमें बताया गया कि जो अपर एज में जो है लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलेगा क्या उनको जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एम्प्लॉय हैं, मतलब काम कर रहे हैं जो है गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, 3 साल 4 साल जो भी से उनका समय है, तो उनको अपर एज में फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट आपका दिख रहा होगा, ये पूरा नोटिस। और ये इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस बताते हुए, इसका वीडियो मैंने आपको दे रखा है। थोड़ा आगे चले तो ये एक नोटिस है दोस्तों, ये 2018 के जुलाई का नोटिस है, जिसमें ये लिखा है अगर इस एग्ज़ाम को एक से ज़्यादा शिफ्ट में लिया गया, देखिए इफ़ ये एग्ज़ाम अगर हुआ मल्टीपल शिफ्ट में, तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट बनाने में, जिसका मतलब ये आपका x ऑफ n और s2/sa
ये जो आपकी टर्म्स लिखी हुई हैं ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से जो है मेल खाती हैं, स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो मीन मीडियन मोड वाली चीज़ें आप देख सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर इस एग्ज़ाम को एक ही दिन में 2 शिफ्ट में लिया गया या फिर एक से ज़्यादा दिनों में लिया गया तो इस एग्ज़ाम में ये एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला, जिसके बिहाफ पर ये आपका रिजल्ट बनाएंगे, जिससे कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो रिजल्ट देते हुए। ठीक है, क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आसान भी आ सकता है, किसी में हार्ड आ सकता है, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी। ये आपका नोटिस, गवर्नमेंट नोटिस है ये वाला, और कि ओबीसीज को रिजर्वेशंस मिलेगा या नहीं मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, उस तरीके से उसके लिए नोटिस है ये, और किस किस को मिलेगा। और रिजर्वेशंस ओबीसीज को मिलेगा इसके अंदर, तो उसके लिए दोबारा एक नोटिस आया 2016 में। तो सारे नोटिस गवर्नमेंट वाले हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मतलब कहने का ये, अगर ओबीसीज ये कह रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हम आउटसाइडर दिल्ली हैं या दिल्ली के हैं, तो किस बिहाफ पे कहा जा रहा है, तो गवर्नमेंट पहले ही मेमोरेंडम दे चुकी है, कई नोटिस आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे अपने SC ST OBC और अपने जनरल भाई बहन और डिसेबल्ड वाले एक्स सर्विसमैन और जितने भी अपने भाई बहन हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे थे और देख रहे हैं, तो उनको बता दूं, ऑल इंडिया इसमें रिक्रूटमेंट रहेगा। आप इंडिया देश में कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, इन वैकेंसियों को ले सकते हो। फॉर्म के डेट्स क्लियर हो गए, वैकेंसियाँ 5, 6, 7 यानी 567 वैकेंसीज MTS की दिल्ली जगह पर रिक्रूट होनी है। एक ही एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का, जो भी इसको पास कर लेगा उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसको उसको पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद ये लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको ये वैकेंसियाँ देने वाले हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन में आएगा, जो भी अपडेट रहेगा। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, हालांकि आप लोगों को सेंटर्स पर जाके देना होगा। मोस्टली सारे सेंटर दिल्ली पर ही होंगे, दिल्ली जगह पर। आउटसाइडर वालों को भी दिल्ली आना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारी जानकारी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहा हो इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ, इस जॉब से जुड़ा हुआ, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो। इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो। मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।